Hello everyone. In the previous video, we have already covered the solubility of solids and liquids. And now we're going to begin with the next topic, that is solubility of gases and liquids. We need to discuss gases का solubility liquids में कैसा रहता है. For example, आपने सुना होगा oxygen dissolved in water. Oxygen जो है वो पानी में dissolve होती है. And if I'm going to compare it with HCl in water, HCl is also a gas and oxygen is also a gas. तो दोनों में से ज्यादा solubility किसकी होगी? HCl जो है वो ज्यादा soluble है वाटर में as compared to oxygen. Similarly, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी वाटर में ज्यादा soluble है as compared to oxygen. अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज गैसेस का solubility भी वही 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नेचर यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्रेशर कैसा है. यस, इन द प्रीवियस टॉपिक हमने प्रेशर को नेग्लेक्ट किया था ये बोलते हुए कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रेशर काउंट नहीं होता बिकॉज दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल. बट गैसेस के केस में ऐसा नहीं है. गैसेस प्रेशर से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हैं. सो लेट्स रीड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर फर्स्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस. प्रीवियसली सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में ये बोल के प्रेशर को नेग्लेक्ट किया था कि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड्स पे नहीं है या लिक्विड्स पे नहीं है बिकॉज दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल. बट गैसेस के केस में ऐसा नहीं है. वी नीड टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस बिकॉज गैसेस पे बहुत अफेक्ट पड़ता है प्रेशर का. सो फॉर से लुक इनटू दिस डायग्राम ऑफ योर बुक. फिगर नंबर ए, इट रिप्रेजेंट कि ये जो लोअर पोर्शन है दिस इज माय लिक्विड फेस जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं एंड दिस इज माय वेपर फेस. इसका मतलब ये सारे गैस के पार्टिकल्स हैं और ये सारे सॉल्वेंट मतलब वाटर के पार्टिकल्स हैं. तो अभी इन दिस डायग्राम इट इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब जितने गैस के पार्टिकल्स डिसॉल्व होके लिक्विड फेज में जा रहे हैं उतने ही लिक्विड के पार्टिकल्स वापस भी आ रहे हैं गैस फेज में. तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है. बट इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे हमने W1, W2 एंड W3 वेट को रख दिया है तो आप देख रहे हो वॉल्यूम कंप्रेस हो गया है. नाउ दिस इज द वॉल्यूम. तो इससे क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज करने से ज्यादा गैस के पार्टिकल्स इस सरफेस पे आ रहे हैं विच इज द इंटरफेस बिटवीन लिक्विड फेस एंड द वेपर फेस. इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स अब लिक्विड फेस में आ पाएंगे जब तक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता. सो फोर से जब हमने इस प्रेशर को इंक्रीज किया तो उस प्रेशर को इंक्रीज करने से हुआ ये कि ज्यादा से ज्यादा गैस के पार्टिकल्स लिक्विड फेस में जाने लगे. दैट मीन्स अगर लिक्विड फेस में जा रहा है तो हम कहेंगे डिसॉल्व हो रहा है. तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड यानी सॉल्वेंट में इंक्रीज होने लग गई अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया. इसी बात को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं. व्हाट इज हेनरीज लॉ? ये यही बोलता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और अ सॉल्यूशन. कि जितना हम पार्शियल प्रेशर जनरेट करेंगे, जितना प्रेशर आप गैस पे लगा पाएंगे उतना ही ज्यादा इजीली वो लिक्विड फेज में चला जाएगा और उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. इसी बात को हम कह सकते हैं कि अब सॉल्युबिलिटी को हम मेजर करते हैं मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में. इसका मतलब हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन. दैट मीन्स अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन है बिकॉज यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को ही सॉल्युबिलिटी काउंट करते हैं. इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व आपको पता है कैसा बनना चाहिए. इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम बिटवीन अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाना चाहिए जो कि होता भी है. नाउ इफ यू आर गोइंग टू एक्सपैंड इट तो वी नीड टू पुट अ कांस्टेंट हियर विच इज KH जिसे हम बोलते हैं Henry's gas constant because this law is called Henry's law.
अब KH की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउ इन दिस माई न्यू फॉर्मूला यू कैन सी KH और मोल फ्रैक्शन का जो रिलेशन बन गया है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन को तो हम यहाँ सॉल्युबिलिटी डिनोट कर रहे हैं ना। दैट मीन्स अगर कोई गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका KH वैल्यू कम होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब तो यही होता है। तो दैट मीन्स अगर हमने स्टार्टिंग में बोला था कि HCl का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो अब आप बता सकते हो कि KH वैल्यू किसका ज्यादा होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH का वैल्यू कम है। इसका मतलब इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ KH, तो डेफिनेटली HCl का KH वैल्यू कम होगा ऑक्सीजन से, बिकॉज उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करूंगी तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का भी KH वैल्यू यानी हेनरीज कांस्टेंट कम ही होगा ऑक्सीजन से। So let's match the results whether it is true or not. So we're going to match the results with the help of an experimental data given in your book. You can see these are the values. For example, nitrogen at 293 Kelvin जिसका KH वैल्यू है 76.48 किलोबार्स। ऑक्सीजन 293 केल्विन जिसका KH वैल्यू है 34.86 किलोबार्स। और वहीं CO2 जो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है एट 298 केल्विन, उसका वैल्यू है 1.67। सो यू कैन सी कितना कम वैल्यू है, बिकॉज हमें पता है जितना KH का वैल्यू कम होगा उतना ही उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर ऑल दीज गैसेस तो CO2 ही ज्यादा सॉल्युबल है। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे तो आप KH वैल्यू देखिए, ऑक्सीजन का KH वैल्यू कम है, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। सो दिस इज हाउ वी कैन measure the solubility of gases with the help of pressure, that means with the help of KH। और भी कुछ यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं। You can see for helium the value is 144.97 but for hydrogen the value is 69.16। आप देख रहे हो किसी भी गैस के लिए वैल्यू सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो KH है, KH has unique value for every gas, it is unique for every gas। किसी भी गैस के लिए ये सेम नहीं होगा। तीसरा फैक्टर हम यहां से देख सकते हैं कि इफ वी आर गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर, नाउ लेट्स कंपेयर द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ पे नाइट्रोजन 293 केल्विन पे है तो इसका KH वैल्यू है 76.48। बट वही अगर आपने टेम्परेचर को रेज करके 303 केल्विन कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे KH वैल्यू भी इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब टेम्परेचर को रेज करने से KH वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर को रेज करने से KH वैल्यू रेज होता है। तो यहां से हमें तीन फैक्टर समझ में आया कि भाई KH वैल्यू विच इज हेनरीज गैस कांस्टेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड फैक्टर जो हमें समझ आया कि इट इज यूनिक फॉर एवरी गैस, हर गैस के लिए यूनिक होगा, सेम नहीं होगा। थर्ड फैक्टर कि KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन। तो अगर KH का वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर गैस का सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा होगा, वो ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल होगा। तो KH की वैल्यू से हम ये सब कुछ फिगर आउट कर सकते हैं। Next come the factor number 2, temperature। एक्चुअल में गैसेस का जो डिसोल्यूशन है, गैसेस जब डिसॉल्व होती हैं वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में और वी से लिक्विड्स में, तो इट इज जस्ट अ फिनोमेना लाइक कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कूलिंग। तो यहाँ पे कंडेंस हो रहा है तो ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होता है। द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक नाउ। एंड इन द प्रीवियस टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की तरफ हीट रिलीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से इसका इफेक्ट अंडू हो जाए, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टू रिमूव द प्रेजेंस ऑफ हीट। देन इफ आई नीड टू डिसॉल्व द गैसेस, अब मुझे टेम्परेचर को रेज नहीं करना,
क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स ये रिएक्शन या ये डिसोल्यूशन तभी फेवर होगा अगर इसको हम एंडोथर्मिक बनाए। दैट मीन्स अगर हम इसको लो टेम्परेचर पे क्रिएट करें। अगर आपका टेम्परेचर लो रहेगा तो लो टेम्परेचर पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका डिसोल्यूशन अच्छा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमने सॉलिड्स में ट्रीट किया था। सॉलिड्स में तो हमने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। जैसे सॉल्ट को हम हॉट वाटर में डालते हैं तो उसको सॉल्युबिलिटी ज्यादा अच्छा रहता है, बट गैसेस में ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट ऑपोजिट। गैसेस के केस में अगर हम टेम्परेचर को लो रखेंगे तभी हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। दैट मीन्स कोल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन ज्यादा अच्छा है रादर देन हॉट वाटर। तो यहीं से हमारा एक एप्लीकेशन भी क्रिएट होता है कि व्हाई द एक्वेटिक फिशेस फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। बिकॉज आपको पता है कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व रहेगा, तो एक्वेटिक स्पीशीज ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी रादर देन हॉट वाटर। आई होप दिस टू फैक्टर्स आर क्लियर टू यू। Let's check it once in your NCERT book. What does it says? Different gases have different KH values at the same temperature. That means ये unique है। KH is a function of nature of gas. हर गैस के ऊपर डिपेंड करता है। Higher the value of KH at a given pressure, lower is the solubility of the gas in the liquid. इसका मतलब KH is inversely proportional to solubility. जितना KH का वैल्यू हाई रहेगा सॉल्युबिलिटी उतना कम रहेगा। KH वैल्यूज फॉर बोथ N2 एंड O2 इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या, KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर के। इसी रीजन की वजह से aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm waters. I hope this topic is clear to you. But Henry's law का थ्योरी ही नहीं, क्वेश्चनियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So let's try the example number 1-4 of your NCERT. That is solution of this question. Question is, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, तो how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? अब देखो नाइट्रोजन गैस है, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। और जब भी हम गैसेस की बात करते हैं तो वहां पे प्रेशर को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हेनरीज लॉ को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्यूम करिए कि N2 का पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार्स और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी हमें गिवन है 76.48 किलो बार्स। सो दैट मीन्स मुझे क्या क्या गिवन है, आई नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट व्हाट इज गिवन टू मी। हमें टेम्परेचर गिवन है 293 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रहा है। 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी हमें वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट है, तो मुझे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है। Mass of solvent is 1 liter, which is approximately 1000 gram, because density of water is 1. N2 exerts a partial pressure, तो यहाँ आपको partial pressure of nitrogen भी given है, which is 0.987 bars. Henry's law constant, मतलब हमें KH भी given है, which is 76.48 किलो बार्स। कीप इट वेरी केयरफुल, किलो बार्स है तो इसको हमें चेंज करना होगा 76.48 इंटू 10⁻³ बार्स में। नाउ ऑल द यूनिट्स आर सेम। वी कैन अप्लाई हेनरीज लॉ बाय अप्लाइंग हेनरीज लॉ, जो कि बोलती है कि PA इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रिक्शन। तो मोल फ्रिक्शन को भी एक्सपैंड करना होगा। लेट्स पुट द वैल्यू जो मुझे गिवन है। प्रेशर इज 0.987 बार्स एंड KH इज 76.48 इंटू 10⁻³ बार्स इंटू मोल फ्रिक्शन। तो हमारा मोल फ्रिक्शन यहां से कैलकुलेट हुआ 76.48 इंटू 10⁻³। दिस इज माई मोल फ्रिक्शन। अभी राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस बिकॉज कैलकुलेशंस को हम लास्ट स्टेप में करते हैं। नाउ एक्सपैंड द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रिक्शन, इट इज Na/Na + Nb, जो हमने बिल्कुल बेसिक वीडियो में किया था। इफ यू हैव नॉट रिवाइज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यू कैन सी द वीडियो अगेन। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और बिकॉज हमें पता है कि गैसेस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में तो ज्यादा होगा नहीं,
इसीलिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वेरी वेरी लेस देन बी है, तो यहाँ से हम डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को नेग्लेक्ट कर देंगे so that हमारा expansion easy हो जाए and it will become Na upon Nb. That means number of moles of solute which is nitrogen and number of moles of solvent which is water. तो अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट तो हमें गिवन था कि इट इज 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट तो सबको पता है 18 ग्राम पर मोल होता है. तो यहां से यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.55 मोल्स. अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता है तो रेस्ट इज ओनली लेफ्ट विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. इट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अगेन, बट गिवन वेट तो मुझे नहीं पता, तो लेट इट बी x, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन फॉर श्योर हमें पता है 28 ग्राम पर मोल. तो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 1 जहां से हमने मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया था. सो इट विल बी 0.987 अपॉन 76.48 into 10 raised to power 3, which is equal to Na upon Nb. That means Na is x over 28 and Nb is 55.55 moles. अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, and on reciprocating it will become 55.55. तो यहां से हम बहुत इजीली x यानी नंबर गिवन वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. I'm going to rearrange the values. This will be our calculation part and this will give our x. That means हमें यहां से given weight पता लग जाएगा. What is to be find out? How many millimoles? हमें तो यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें इसको एक्सपैंड करने की नीड नहीं है. आई विल अगेन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट मीन्स 28 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मोल्स ही कैलकुलेट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. बट स्टिल हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, हमें मिली मोल्स चाहिए. दैट मीन्स वॉट एवर इज योर आंसर, इसको हमें मिली में भी कन्वर्ट करना होगा. तो टू कन्वर्ट इट इनटू मिली मोल्स आप इसको लास्ट में 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि ये मिली मोल्स में कन्वर्ट हो जाए. तो सी ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया, यहाँ से इट इज कैंसल आउट एंड ऑन कैलकुलेटिंग यू विल गेट योर आंसर 0.716 millimoles of nitrogen. That's how we will apply the Henry's law in your numerical parts. This is very important because at least एक question तो यहाँ से बनता है. Now, if the topic is clear to you, you need to solve the question number 1.6 and 1.7 by yourself, and the answers we will match in the next video. Here come the Henry's law application part, which is most important. ये सिर्फ theoretical topic नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है. तो इसका मतलब इसकी कुछ applications भी हैं, कुछ biological phenomena भी हैं. आपने पढ़ा होगा कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं या सोडा वाटर की बॉटल्स के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, और इन बॉटल्स को बहुत ही हाई प्रेशर में सील किया जाता है, बिकॉज हमें पता है जितना प्रेशर ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी. और जैसे ही आप उसको ओपन करोगे दैट मीन्स आप उसके प्रेशर को कम कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड. तो जैसे ही प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो CO2 विल बी फिजेज आउट, जो कि होता है जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं आपका गैस फिज आउट हो जाता है. एप्लीकेशन नंबर 2, स्कूबा डाइवर्स जो हैं उन्हें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस को डील करना पड़ता है जब वो अंडर वाटर है. इस वजह से अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है गैसेस का तो इंक्रीज्ड प्रेशर और इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी होने की वजह से उनके ब्लड के अंदर कुछ गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है. दैट मीन्स उनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का भी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, बिकॉज एयर में तो सारी ही गैसेस है ना. तो यहाँ पे क्या है, उनके बॉडी के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं जिस वजह से उनकी कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं और यहाँ पे एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है विच इज कॉल्ड बेंड्स. समटाइम इट्स पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर. जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा नाइट्रोजन का या सारी गैसेस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर गैसेस का डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा. इस चीज को अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन को
नाइट्रोजन के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए जो भी एयर दी जाती है उन्हें, उसको डाइल्यूट किया जाता है विद हीलियम, जिसमें हीलियम डाला जाता है 11.7%, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है 56.2 और ऑक्सीजन है 32.1। आप देखोगे एनवायरमेंट में जो एयर है वहां तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 78% है, बट डाइल्यूशन करने पे ये थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीबीएसई ने एज सच एग्जाम में पूछा भी है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन जब हम एयर को डाइल्यूट करते हैं। हाई एल्टीट्यूड्स, मतलब जब हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो हमें पता है हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगा हमारे ब्लड में। तो जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है ब्लड में, टिश्यूज में, तो आपके ब्रेन तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, या कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाने की वजह से जो क्लाइंबर्स हैं उनको वीक और डिजीनेस फील होता है, दे आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, और ऐसे जो सिम्टम्स हैं उस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। इट इज ऑल्सो अ मेडिकल कंडीशन बट इट इज अ टेम्परेरी कंडीशन। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हाईली डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा, अगर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगा। I hope this topic is clear to you, and we will continue the next topic, that is vapor pressure of liquid solutions, from the next video. Thank you so much for watching.